हेलो स्टूडेंट्स। डीआईबी इंदौर के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम एमपीपीएससी मेंस में समाजशास्त्र विषय की मूलभूत अवधारणाएं पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में हमने अपना जो लास्ट टॉपिक था उसमें संस्कृति प्रारंभ किया था। और संस्कृति विषय में मैंने आपको संस्कृति की जो आधारभूत अवधारणा है उसके बारे में अपने लास्ट लेक्चर में बताया था। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के उस लेक्चर को देख सकते हैं, जिसमें संस्कृति संस्कृति का निर्माण किस प्रकार से हुआ है और संस्कृति और सभ्यता या फिर संस्कृति और भौतिक संस्कृति, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया था। चलिए, आज संस्कृति का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संस्कृति टॉपिक काफ़ी लंबा है और उसमें आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि आपकी मुख्य परीक्षा के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम संस्कृति की विशेषताएं और इसी के साथ साथ भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं संस्कृति की विशेषताएं। जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मानव समाज है उसने अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए संस्कृति का निर्माण किया है। तो पहली विशेषता संस्कृति की यही आ जाती है कि जो संस्कृति है, ये संस्कृति क्या है, ये मनुष्य द्वारा निर्मित है। इसका अर्थ क्या है कि संस्कृति प्राकृतिक नहीं है, यानी संस्कृति का निर्माण स्वयं नहीं हुआ है। साथ ही साथ यदि हम जीवित समाज की बात करें तो मनुष्य समाज के साथ साथ पशु समाज, मैंने आपको बताया था कि पशु समाज भी इस विश्व में है, लेकिन संस्कृति का निर्माण मनुष्य ने किया है, पशु के द्वारा संस्कृति निर्मित नहीं है। तो सबसे पहली विशेषता क्या है, किसके द्वारा निर्मित है, ये मनुष्य द्वारा निर्मित है या मानव समाज द्वारा निर्मित है। दूसरी बात करें, संस्कृति क्या है, कोई वंशानुगत व्यवहार नहीं है। यानी देखिए, वंशानुगत व्यवहार किसमें मिलता है, वंशानुगत व्यवहार किसमें मिलेगा, ये पशु समाज में मिलेगा। हालांकि मानव समाज में जो वंशानुगत व्यवहार होता है या हम जो मनुष्य हैं उसमें जो इंस्टिंक्ट बिहेवियर होता है वो बहुत थोड़ा सा है, लेकिन संस्कृति की यदि बात की जाए तो संस्कृति कोई वंशानुगत व्यवहार की श्रेणी में नहीं आता है और ये पूरी तरीके से क्या होता है, ये सीखा जाता है। किसके द्वारा, समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखा जाता है। अब देखिए समाजीकरण क्या है, तो समाजीकरण का तात्पर्य क्या है कि जो मानव समाज है या मनुष्य जब समाज के मूल्य प्रतिमानों को सीखता है तो उसे क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, समाजीकरण। बच्चे के पैदा होने के साथ ही उसके माता पिता और परिवार के सदस्य उससे एक तरफा बात करना प्रारंभ करते हैं और तब से समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वो सब क्या है, समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। और सीखने का पार्ट क्या है, वो संस्कृति है। तो संस्कृति हमेशा कैसे होती है, सीखी जाती है और ये वंशानुगत व्यवहार नहीं है। जैसे यदि हम पशु जगत की चर्चा करें तो कोई मछली है और मछली के जब बच्चे होंगे तो बच्चों को तैरना मछली को अलग से नहीं सिखाना है, लेकिन मानव समाज में ऐसा नहीं है। यदि माता पिता को तैरना आता है तो उनका जो बच्चा है उसे बाई बर्थ तैरने का कोई भी लक्षण नहीं आएगा, उसे तैरना सिखाना पड़ जाएगा और उसे हर चीज़ सिखानी पड़ जाएगी। ठीक है ना। तो क्या है, संस्कृति कैसा व्यवहार होता है, संस्कृति सीखी जाती है, वंशानुगत व्यवहार नहीं है। नंबर 3, संस्कृति कैसे होती है, हस्तांतरणीय होती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसका हस्तांतरण होता रहता है। देखिए, हस्तांतरणीय से मतलब ये हो जाता है कि सपोज कोई परिवार है, उस परिवार में दादा दादी उन्होंने जो भी समाज के मूल्य प्रतिमान सीखे थे वो सब किसको सिखाए, वो हमारे माता पिता को सिखाए और हमारे माता पिता के द्वारा वो सब व्यवहार किसके अंदर आया, हमारे अंदर आया। ये बात केवल परिवार तक सीमित नहीं है, ये परिवार के साथ साथ पूरा गांव हो सकता है, किसी नगर की संस्कृति हो सकती है, किसी क्षेत्र की संस्कृति हो सकती है। जैसे मराठी संस्कृति की बात करें, गुजराती संस्कृति की बात करें, या पूरा देश हो सकता है। जैसे हम भारत की संस्कृति की बात करें तो भारत की संस्कृति
आज से हजारों वर्ष पहले जिस प्रकार की थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है। इसलिए संस्कृति हमेशा कैसे होती है, हस्तांतरणीय होती है। जैसे चरण स्पर्श करना, अपने से जो बुजुर्ग हैं उनके चरण स्पर्श करना, ये एक ऐसा हस्तांतरणीय व्यवहार है जो सदियों से हमारी भारतीय संस्कृति में चला आ रहा है। इसलिए संस्कृति कैसी रहती है, हस्तांतरणीय। नेक्स्ट, प्रत्येक समाज अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करता है, विशिष्ट प्रकार की संस्कृति का निर्माण कर लेता है। देखिए संस्कृति का निर्माण हमेशा कैसे किया जाता है, आवश्यकता के अनुसार। जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितना भी ज्ञान का विकास हुआ है, वो मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया है। इसलिए विशेष प्रकार की संस्कृति, क्योंकि अलग अलग जगह क्या मिलेगा आपको, अलग अलग स्थानों पर आवश्यकता आपको अलग अलग मिलेगी, इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में एक विशेष संस्कृति मिल जाती है। तो आप अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचेंगे, इसलिए वहाँ पे संस्कृति आपको कैसे मिलेगी, अलग मिलेगी। जैसे महाराष्ट्र का क्षेत्र है, वहाँ पर आपको मराठी संस्कृति मिल जाएगी। वहाँ की जो भाषा है, वहाँ की जो बोली है, खान पान है, वस्त्र पहनने का तरीका है, वो सब अलग है। जैसे कि यदि आप राजस्थान, जो राजस्थान का क्षेत्र है जहाँ पर डेजर्ट बहुत ज़्यादा है, रेगिस्तान बहुत ज़्यादा है, वहाँ आपने देखा होगा कि वहाँ के जो लोग हैं वो रंग बिरंगे कपड़े बहुत ज़्यादा पहनते हैं। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि उनका जो प्राकृतिक विश्व है या उनका जो प्रकृति है जहाँ वो रहते हैं, वहाँ कुछ कलर नहीं है, तो वो उस कलर को अपने लाइफ में कलर को बनाए रखने के लिए स्वयं कैसे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे कपड़े पहनने लगते हैं। या वो लोग जो समुद्र के किनारे रहते हैं, कौन लोग, जो समुद्र के किनारे रहते हैं, वो हमेशा आप देखेंगे तो मछली बहुत ज़्यादा खाते हैं। भारत में आप चले जाइए, जितने भी राज्य हैं, दक्षिण भारत के राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, ये सब, ये जो भी समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ आपको लोग मछली ज़्यादा खाते हुए मिलेंगे। तो हर एक समाज ने क्या किया, अपनी अपनी विशिष्ट संस्कृति को जन्म दे दिया है। नेक्स्ट, संस्कृति का संबंध क्या है, कुछ लोगों से ना होकर किससे होता है, संपूर्ण समाज से होता है। यानी ऐसा नहीं है कि यदि कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में 10 लाख लोग रह रहे हैं, तो 10 लाख लोग में से केवल 10,000 या 1 लाख लोग ही किसी कार्य को कर रहे हैं, तो हमने उसको नाम दे दिया संस्कृति। तो ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग यदि किसी कार्य को प्रारंभ कर देते हैं तो वो संस्कृति की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होता। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमारे देश में पश्चिमी देशों की तरह लिव इन रिलेशन ये प्रारंभ हो चुका है। तो लिव इन रिलेशन अभी भारतीय संस्कृति में सम्मिलित नहीं हुआ है, क्योंकि जो लिव इन रिलेशन है उसे कुछ लोग ही कर रहे हैं या कुछ लोग ही उस लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। यदि ये बढ़ करके बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं फिर वो संस्कृति का हिस्सा बन जाएगा। आज की डेट में यदि हम बात करेंगे तो जो लिव इन रिलेशन है ये पश्चिमी संस्कृति का हिस्सा है, भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। तो संस्कृति क्या होती है, कुछ लोगों से नहीं जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है, संपूर्ण समाज से। इसलिए संस्कृति को क्या माना जाता है, संस्कृति सामाजिक है, ना कि व्यक्तिगत। व्यक्तिगत से मतलब ये किसी विशिष्ट व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों से जुड़ी हुई नहीं रहती है। जैसे यदि बोला जाए राजस्थानी संस्कृति, तो राजस्थानी संस्कृति बोलने का तात्पर्य यह है कि राजस्थान में जब आप पहुंचेंगे तो आपको एक जैसा खान पान, भाषा, उनका रहन सहन का तरीका, वस्त्र पहनावे का तरीका, ये सब कैसा मिलेगा, आपको एक जैसा मिलेगा। या मालवा की संस्कृति, यहाँ पर भी आप जाएंगे तो एक जैसे लोग आपको मिलेंगे या एक जैसा व्यवहार करने का तरीका मिलेगा। तो संस्कृति का संबंध क्या है, संपूर्ण समाज से होता है। नेक्स्ट, संस्कृति में क्या है, समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूलन करने की क्षमता होती है। तो देखिए समय के अनुसार अनुकूलन करने की क्षमता, यानी यदि हम प्राचीन काल की बात करें, जैसे भारत में यदि हम बात करें तो भारत में इस्लाम का आक्रमण हुआ, इस्लाम का शासन रहा, तो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति ने इस्लामिक संस्कृति से अनुकूलन किया। उसके बाद ब्रिटिश लोग आए,
तो ब्रिटिश संस्कृति के साथ कुछ ना कुछ अनुकूलन हुआ। आज की डेट में यदि हम बात करें तो पूरी वैश्विक संस्कृति, उसका प्रभाव आप भारतीय संस्कृति पर देख सकते हैं, क्योंकि वैश्वीकरण है, इंटरनेट और सोशल मीडिया से हम क्या हो चुके हैं, संपूर्ण विश्व से जुड़ चुके हैं। तो संस्कृति में समय के अनुसार क्या होता है, अनुकूलन करने की क्षमता। देखिए अनुकूलन, ये जो शब्द आता है अनुकूलन, इसका मतलब ये होता है कि समय के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता या उसके अनुसार अपने आप को सामंजस्य करने की क्षमता। साथ ही साथ क्या है, स्थान के अनुसार, जैसे यदि कोई व्यक्ति है और वो नगरीय क्षेत्र में रह रहा है और वो ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच जाएगा, तो स्वयं को धीरे धीरे क्या करेगा, उस ग्रामीण संस्कृति के अनुरूप ढालने का प्रयास करने लगेगा। या भारत से जब लोग विदेश पहुंचते हैं, जो लोग प्राइवेट में जॉब करते हैं और विदेश में पहुंचते हैं, तो वो धीरे धीरे विदेशी संस्कृति में स्वयं को ढालने का प्रयास करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पर रहना है, तो वो स्थान सापेक्ष या स्थान के अनुसार धीरे धीरे परिवर्तन कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करें परिस्थितियों के अनुसार। तो देखिए जो परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे परिस्थितियों में कई बार, जैसे यदि हम बात करें कोविड, तो जब कोविड आया था तो हमने कोविड के अनुसार स्वयं को क्या कर लिया था, ढाल लिया था। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, या कहना चाहिए कि जब वो बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा रहे हैं, तो उस समय मास्क कल्चर या मास्क की संस्कृति प्रारंभ हो गई थी। तो हमेशा जब भी जैसा परिस्थिति आती है, लोग अपनी संस्कृति में परिवर्तन कर लेते हैं, या कहना चाहिए संस्कृति में स्वयं को परिवर्तित करने की क्षमता या उसके साथ अनुकूलन करने की क्षमता आपको मिल जाएगी। तो संस्कृति सापेक्ष होती है किसके, समय के, स्थान के और परिस्थिति के। नेक्स्ट, कोई भी संस्कृति अपने समूह के लिए क्या होती है, आदर्शात्मक व्यवहार होती है। अब देखिए आदर्शात्मक व्यवहार से मतलब ये कि जैसे गुजरात में जो लोग रहते हैं वो स्वयं को गुजराती कहलाने पर गर्व महसूस करते हैं, उनको अपनी गुजराती संस्कृति पर गर्व है। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो गुजराती संस्कृति एक आदर्शात्मक व्यवहार है और वो उसी के अनुसार ही कार्य करेंगे। जैसे आपने देखा होगा दक्षिण भारत के लोग हैं, तो वो हमेशा ही दक्षिण भारतीय जो संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा परंपरागत संस्कृति है। इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे दक्षिण भारत के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, तो उनका जो पहनावा आप देखना होगा, बड़े बड़े फिल्म स्टार जैसे रजनीकांत और भी ये सब लोग हैं, ये जब भी, या बड़े बड़े लीडर्स हैं वहाँ के, ये कहीं भी जाते हैं तो वो जो धोती, और धोती के ऊपर जो वाइट कलर की धोती है उसके ऊपर वाइट कलर की शर्ट, और उसी को ही पहन करके ये जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत ज़्यादा आदर्शात्मक है। ऐसा ही आपने देखा होगा कि जब भारत के लोग बाहर पहुंचते हैं, सपोज कि बाहर कोई पुरस्कार या सम्मान समारोह चल रहा है, जैसे ऑस्कर अवार्ड में वो जो फिल्म थी उसका जो लास्ट में हमको जो फिल्म का जो गाना था नाटू नाटू, और उसको पुरस्कार मिला था, तो राजा मौली और उनके जो लोग थे, डायरेक्टर राजा मौली और उनके साथ में जो लोग थे, वो पूरे दक्षिण भारतीय परिधान पहन करके गए थे। महिलाएं साड़ी पहन करके जाती हैं। तो उसके पीछे कारण केवल यही होता है कि कोई भी जो संस्कृति है वो अपने समूह के लिए कैसे होती है, आदर्शात्मक व्यवहार। तो इसलिए उस संस्कृति के लोग हमेशा ही वैसा व्यवहार करते हैं जो उनकी संस्कृति में उन्होंने सीखा है। नेक्स्ट, संस्कृति क्या है, मनुष्य की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो देखिए हमारी आवश्यकता के अनुसार हमेशा ही क्या हो जाता है, नवीन संस्कृति का जन्म हो जाता है, या नए नए आविष्कारों का जन्म हो जाता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो गया कि जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितना भी ज्ञान टेक्नोलॉजी आ गई है, वो सब क्या है, वो हमारी आवश्यकता के अनुसार आ चुकी है। आज की डेट में यदि हम बात करेंगे तो आज का समय किसका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है। तो आज एआई कल्चर है। तो एआई ऐसा ही नहीं आ गया है, हमारी आवश्यकता थी, समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इसलिए क्या है, संस्कृति भी धीरे धीरे क्या हो रही है, वो बदल रही है। धीरे धीरे लोग एआई के साथ ढलते जा रहे हैं। तो मनुष्य की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे ये डिजिटल बोर्ड है और यूट्यूब चैनल के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, वो हम मेरा वीडियो इस समय देख रहे हैं, तो ये आपकी आवश्यकता है। यानी क्या है,
ऑनलाइन टीचिंग इस समय की आवश्यकता बन चुकी है। तो वो जो कल्चर है, उस कल्चर ने उस आवश्यकता पूर्ति में अपना योगदान दिया। नेक्स्ट, कोई भी व्यक्ति है, उसका जो पालन पोषण है वो हमेशा क्या होता है, किसी ना किसी विशिष्ट संस्कृति में होता है। तो अब देखिए, वो विशिष्ट संस्कृति कुछ भी हो सकती है, वो भारतीय संस्कृति हो सकती है, या कहना चाहिए कि वो जो संस्कृति है वो किसी ग्रामीण क्षेत्र की संस्कृति हो सकती है, या किसी नगरीय क्षेत्र की संस्कृति हो सकती है। तो व्यक्ति का पालन पोषण हमेशा कहाँ होगा, हमेशा वो किसी ना किसी विशिष्ट संस्कृति में ही होता है। उसका परिवार और उसका स्कूल या उसके आसपास के लोग उसे हमेशा वही सिखाएंगे जो उस संस्कृति का हिस्सा देखने को मिलेगा। जैसे आप दक्षिण भारत में रहते हैं तो दक्षिण भारत में रह करके इडली सांभर और ये सब सारी चीज़ें खाना आप सीख जाएंगे। यदि आप उत्तर भारत में पंजाब की साइड रहते हैं तो वहाँ आपको तेज मसाले का व्यंजन पसंद आने लगेगा, ठीक है ना, छोले भटूरे और ये सब सारी चीज़ें आप खाना सीख जाएंगे। तो पालन पोषण हमेशा कहाँ होगा, विशेष संस्कृति में ही होता है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो देखिए, पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट होता है, व्यक्तित्व निर्माण, तो जो हमारा व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व में हमेशा दो चीज़ें जुड़ी हुई रहती हैं। व्यक्तित्व का एक पार्ट होता है बायोलॉजिकल और दूसरा पार्ट होता है कल्चरल, और दोनों को मिला करके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। देखिए, जैसे बायोलॉजिकल की यदि हम बात करें तो जैसे मिस वर्ल्ड, मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड, ये सब कहना चाहिए प्रतियोगिताएं होती हैं। इसमें दोनों ही चीज़ें देखी जाती हैं। यानी बायोलॉजिकल, जैसे आपने जैसे हम बात करें मिस्टर इंडिया, तो मिस्टर इंडिया के लिए बायोलॉजिकल शायद 6 फीट से नीचे यदि किसी की हाइट है तो वो मिस्टर इंडिया कंटेक्स में भाग नहीं ले सकता। तो ये बायोलॉजिकल सिनेरियो हो जाता है। या मिलिट्री में आपको जाना है, या फिर कहना चाहिए एमपीपीएससी की परीक्षा में आप जो गृह विभाग के पद हैं, जैसे आप पुलिस में जाना चाह रहे हैं या एक्साइज में जाना चाह रहे हैं या आरटीओ में जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए न्यूनतम बायोलॉजिकल क्राइटेरिया है, वो क्या है कि आपकी जो हाइट है वो एक मिनिमम हाइट है, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कल्चरल, तो कल्चरल से मतलब क्या हो जाता है कि हमने आसपास अपना जो सब कुछ सीखा। तो जो व्यक्तित्व निर्माण है, व्यक्तित्व निर्माण में बायोलॉजिकल फैक्टर की अपेक्षा जो कल्चरल फैक्टर होता है वो ज़्यादा प्रभावी होता है। इसलिए ये जो भी बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, इसमें जो कल्चरल टेस्ट है, कल्चरल टेस्ट का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो व्यक्तित्व निर्माण, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण हमेशा कहाँ होता है, वो संस्कृति में होता है। इसलिए आपने देखा होगा दक्षिण भारत के जो लोग हैं, हम हमेशा पहचानते हैं कि साइंस की फील्ड में दक्षिण भारत के लोग बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में साइंस का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए हमारे देश में या विदेश में जितने भी बड़े बड़े साइंस के संस्थान हैं, वहाँ के जो जितने भी हेड हैं, उसमें आपको दक्षिण भारत के लोग 99% कौन लोग मिलने वाले हैं, वो दक्षिण भारत के लोग मिलेंगे। इसका अर्थ क्या हो गया कि वो शुरू से उनका जो पालन पोषण वहाँ पर हुआ है, तो कहीं ना कहीं साइंस की ओर उनका जो रुझान है वो शुरू से ज़्यादा रहा है। तो ये संस्कृति की विशेषताएं हैं। ये आपसे शॉर्ट नोट में भी पूछने में आ सकता है। आपको जब भी लिखना है संस्कृति की विशेषताएं, आप जब भी लिखेंगे तो हमेशा ही आप उदाहरण देते हुए ही लिखेंगे। नेक्स्ट, आगे बात करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भौतिक संस्कृति एवं अभौतिक संस्कृति। अब देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि संस्कृति में जितना भी आविष्कार हुआ है, यानी जो भी संस्कृति का मूर्त पक्ष है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो भौतिक संस्कृति कहलाता है। और संस्कृति का जो अमूर्त पक्ष है वो क्या कहलाता है, वो अभौतिक संस्कृति कहलाता है। यानी जितना ज्ञान है, परंपरा, प्रथा, ये सब क्या है, इसका अमूर्त पक्ष है। अब भौतिक और अभौतिक संस्कृति की जो अवधारणा है वो किसने दी है, समाजशास्त्री और बर्न ने। और इनकी जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है,
सोशल चेंज। सोशल चेंज काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है और उसमें अकबर ने भौतिक और अभौतिक संस्कृति की अवधारणा दी है। ये 3 मार्कर, आपका जो 2 मार्कर है यहाँ से बन सकता है कि भौतिक अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है, तो आपका उत्तर होगा कि समाजशास्त्री अकबर ने दी है। और ये जो अवधारणा है, ये पुस्तक इनकी जो है सोशल चेंज, इसमें इन्होंने ये वाली अवधारणा दी है। चलिए, अकबर ने क्या बोलते हैं? अकबर का ये कहना है कि भौतिक संस्कृति में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। भौतिक संस्कृति में जितने भी आविष्कार हैं और जितने भी निर्माण हैं, निर्माण से मतलब जैसे भवन निर्माण, तो भवन भी क्या है? भौतिक संस्कृति का एक उदाहरण है। भवन है, सड़क है, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है वो सब भौतिक संस्कृति में आएगा। जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सब किस में आ जाएंगे? भौतिक संस्कृति में आ जाएंगे। यानी ये संस्कृति का कैसा पक्ष है? मूर्त पक्ष है। तो मूर्त पक्ष है, इसका मतलब इसे हम देख सकते हैं, साथ ही साथ क्या है? छू सकते हैं और उसकी माप तौल भी कर सकते हैं। माप तौल से मतलब ये हो जाता है कि सपोज कि कोई मोबाइल फ़ोन है, आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन का एडवर्टीजमेंट आता है कि लाइट वेटेड, और लाइट वेटेड से मतलब क्या है कि उसका वेट भी वो लिख लिख देते हैं। या जब आप कोई कहना चाहिए टैबलेट खरीदते हैं तो उसकी मापतौल हो जाती है कि उसका जो स्क्रीन साइज है वो कितने इंच का है। तो कुल मिलाकर के जो भौतिक संस्कृति है उसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है और उसकी मापतौल भी की जा सकती है। ठीक। अब अब देखिए, जैसे हाँ, भौतिक संस्कृति के उदाहरण मैंने अभी आपको बता दिए थे कि आविष्कार और निर्माण जितने भी हैं वो सब क्या है? भौतिक संस्कृति के उदाहरण है। चलिए, अब इसके विपरीत चलें, अभौतिक संस्कृति। तो अभौतिक संस्कृति की यदि हम बात करेंगे तो अभौतिक संस्कृति कैसी है? अभौतिक संस्कृति कैसी है? ये आपकी है अमूर्त। ठीक है ना? अभौतिक संस्कृति अमूर्त है। क्या क्या आ जाएगा? हमने जितना भी आज तक ज्ञान अर्जित किया है, ज्ञान कुछ भी हो सकता है। जैसे भौतिक विज्ञान का ज्ञान है हमारे पास, रसायन विज्ञान का ज्ञान है हमारे पास, या समाजशास्त्र का ज्ञान है, इतिहास का ज्ञान है, किसी भी प्रकार का ज्ञान, ये सब किस में आता है? अभौतिक संस्कृति में। ज्ञान के अलावा विश्वास, जैसे धर्म। धर्म क्या है? ये एक विश्वास पर ही आधारित है, या कोई विचार हो सकता है। विचार किसी भी प्रकार का विचार, जैसे लोकतंत्र। लोकतंत्र में एक विचार, लोकतंत्र अपने आप में क्या है? विचारधारा है। समाज के जितने भी मूल्य हैं, जितने भी प्रतिमान हैं, अलग अलग समाजों में अलग अलग परंपराएं चलती रहती हैं, प्रथाएं चलती रहती हैं। ठीक है ना? सारे मूल्य सब कुछ ये किस में आ जाता है? ये सब भौतिक संस्कृति में आ जाता है। चूँकि ये अमूर्त है इसलिए इसे केवल हम अनुभव कर सकते हैं या फिर हम इसे सीख सकते हैं। यानी इसे हम ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। यानी अभौतिक संस्कृति को सीखा जाता है। जैसे हमने बोला टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी अभौतिक संस्कृति है और उसे आप केवल सीख सकते हैं। या हमने बोला कि विश्वास या धर्म, तो धर्म को अनुभव किया जा सकता है, उसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। ठीक। तो भौतिक संस्कृति किस में आ चुकी है? मूर्त पक्ष में। और अभौतिक संस्कृति क्या है? अमूर्त पक्ष है। चलिए, ऑकबर्न, इनका ये कहना है कि भौतिक संस्कृति में जो विकास होता है वो कैसा होता है? उसकी प्रक्रिया या विकास की जो एक इंटेंसिटी होती है वो कैसी होती है? बहुत तेज। जैसे मोबाइल या कंप्यूटर, इसमें जो डेवलपमेंट हुआ है वो कैसा हो चुका है? वो जब से प्रारंभ हुआ है, जैसे यदि हम बात करें तो मोबाइल मोबाइल शुरुआत में प्रारंभ हुआ था तो कीपैड मोबाइल था। आपको ध्यान हो, आज भी चलते हैं कीपैड के मोबाइल। तो कीपैड से लेकर के आज क्या हो चुका है? आज मोबाइल टच स्क्रीन का आ चुका है। इसमें जो परिवर्तन हुआ है वो बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ है। ठीक है? या टेलीविज़न, या फिर जो कंप्यूटर सिस्टम है, या कुछ भी, या जैसे आप ये डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं, आपको स्वयं को जानकारी है
कि आज से कोविड के पहले तक डिजिटल बोर्ड बहुत कम चलन में था, या आज ये जो लेक्चर आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, शायद आज से 7-8 साल पहले तक यूट्यूब को लेकर के इतने ज़्यादा लोग अवेयर नहीं थे। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है भौतिक संस्कृति में, तो भौतिक संस्कृति में जो डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत तेज़ी से है। पिछले 4-5 साल में जो शिक्षा है, शिक्षा ऑफलाइन से धीरे धीरे कहाँ पहुँच चुकी है, ऑनलाइन की ओर पहुँच चुकी है, आपके देखते ही देखते पहुँच चुकी है। दूसरी बात, ऑकबर्न का ये कहना है कि भौतिक संस्कृति में तो जो परिवर्तन आया बहुत तेज आया, लेकिन क्या है, अब भौतिक संस्कृति जो है इसमें परिवर्तन भौतिक संस्कृति के समकक्ष नहीं आता। यानी यहाँ परिवर्तन का जो प्रोसेस है वो कैसा है, बहुत स्लो है। इसका अर्थ क्या है कि जो लोगों में ज्ञान का विकास हुआ है, ज्ञान का विकास भौतिक संस्कृति के साथ साथ नहीं चल पाता। यानी भौतिक संस्कृति में जितना परिवर्तन आ गया है, यदि हम ये बात करें कि सपोज यदि ये लिया जाए कि भौतिक संस्कृति, तो भौतिक संस्कृति में परिवर्तन यहाँ से लेकर के यहाँ पहुँच गया, तो यदि हम बात करें अभौतिक, तो इसके सापेक्ष परिवर्तन अभी बहुत कम पहुँचा है, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में और हर जगह बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो गया, आपके देखा देखी परिवर्तन हो चुका है। लेकिन आज भी यदि हम ये बात करें कि कितने लोगों को, हम स्वयं यदि अपनी बात कर लें, तो क्या हमें मोबाइल के सारे फंक्शन आते हैं? यदि हमसे पूछा जाए, जवाब क्या होगा? नहीं। क्या कंप्यूटर के कितने फंक्शन आते हैं? तो कंप्यूटर में तो हमको बहुत ही कम आता है। शायद ज़्यादातर लोगों को 5%, 10% से ज़्यादा कंप्यूटर नहीं आता। यह डिजिटल बोर्ड है, मुझे ही इसके सारे फंक्शन नहीं मालूम है। जितने सारे फंक्शन तो छोड़िए, कुछ फंक्शन मालूम होते हैं जिसके थ्रू हम अपना काम चला लेते हैं। यूट्यूब के फंक्शन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, बहुत कम मालूम है हमको। इसका मतलब क्या है कि हमारे हाथ में मोबाइल है, यानी भौतिक संस्कृति पहुंच चुकी है, लेकिन उस मोबाइल फ़ोन को चलाने की जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक, वो हमको नहीं मालूम है। यानी ज्ञान क्या है, ज्ञान पीछे है, और जो आविष्कार है वो आविष्कार क्या हो चुका है, आगे हो चुका है। आपको जानकारी होगी कि कई बार आप एटीएम में पहुंचते हैं और कोई ग्रामीण व्यक्ति आकर के आपको अपना एटीएम कार्ड दे करके बोल देता है कि इसमें से मेरे पैसे निकाल दीजिए। इसका मतलब क्या है, एटीएम तो पहुंच चुका है उस तक, यानी भौतिक संस्कृति उसके पास पहुंच चुकी है, लेकिन उस एटीएम से पैसा निकालने की जो टेक्नोलॉजी है, यानी वो जो अभौतिक संस्कृति है, उसके बारे में उसे जानकारी नहीं है। यानी अभौतिक संस्कृति पीछे, अभौतिक संस्कृति आगे। तो अकबर भी यही बोलते हैं कि जो भौतिक संस्कृति है ये कैसी हो रही है, आगे बढ़ रही है, और अभौतिक संस्कृति क्या हो रही है, पिछड़ती जाती है। भौतिक संस्कृति बहुत आगे और अभौतिक संस्कृति पीछे, और उन दोनों के बीच में ये मैंने आपको बताया भौतिक और ये बताया अभौतिक, तो यहाँ ये जो गैप आ रहा है इनके बीच में, अकबर उसको क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक विलंबन या सांस्कृतिक पिछड़न, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कल्चरल लैग। और इसको ही क्या बोला जाता है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत, या सांस्कृतिक पिछड़न का सिद्धांत, या थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग। यानी यदि आपसे समाजशास्त्र में मुख्य परीक्षा में यदि ये पूछने में आता है कि सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत समझाइए, तो अकबर्न का जो भौतिक और अभौतिक संस्कृति का कंसेप्ट है, आपको वहीं से प्रारंभ करना है कि अकबर ने संस्कृति को 2 भागों में बांटा है। सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया है, अकबर ने दिया है, अपनी पुस्तक सोशल चेंज में दिया है। इन्होंने संस्कृति को 2 भागों में बांटा है, भौतिक और अभौतिक भाग में बांटा है। इनका कहना है कि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत तीव्र होता है और वो बहुत आगे बढ़ जाती है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, इनमें विकास बहुत तेज हो चुका है। वहीं दूसरी ओर अकबर ये बोलते हैं कि अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन भौतिक संस्कृति के समान नहीं होता है, कम होता है,
यानी लोगों में ज्ञान और टेक्नोलॉजी उतना ज़्यादा नहीं आता है, इसलिए अबौद्धिक संस्कृति आगे निकल जाती है, सॉरी भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है, अबौद्धिक पीछे रह जाती है। तो उनके बीच में ये जो पिछड़ापन है उसको क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक विलंबन या सांस्कृतिक विलंबना। इसी को ही क्या बोलेंगे? थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग। किसका सिद्धांत है? ऑकबर्न का। अब देखिए, इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं। आपने हमारे देश में एक प्रोग्राम चलता है और उस प्रोग्राम का नाम है स्किल इंडिया। क्या है? स्किल इंडिया प्रोग्राम। तो स्किल इंडिया जो प्रोग्राम है, कौशल विकास कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, कौशल विकास में क्या किया जा रहा है? कौशल विकास में ये जो कल्चरल लैग है, इस कल्चरल लैग को यानी सांस्कृतिक पिछड़न को भरने का प्रयास किया जा रहा है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो चुका है? अकुशल लोग हैं, यानी अकुशल श्रमिक ज़्यादा है, नॉन स्किल्ड लेबर ज़्यादा है ग्रामीण क्षेत्र में। यानी वहाँ पे कंप्यूटर तो लगा हुआ है, सरकारी ऑफिस में क्या हो चुका है? हर चीज़ में कंप्यूटराइजेशन हो चुका है। तो अब कंप्यूटराइजेशन तो हो चुका है, लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं वो कैसे बैठे हैं? अनस्किल्ड। उनको कंप्यूटर चलाते ही नहीं आता है। बहुत सारे लोग ऐसे कंप्यूटर ऑन करते ही नहीं आता है उनको। तो उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चला रही है? स्किल इंडिया प्रोग्राम चला रही है, और तकनीकी कौशल उनको सिखाया जा रहा है। इसमें कई सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो ऑकबर्न के सिद्धांत से यदि हम देखेंगे तो अभौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति में वो जो गैप है उसे भरने का प्रयास किया जा रहा है कि अभौतिक संस्कृति भी आगे बढ़ जाए। तो ये पूरा कंसेप्ट था किसके बारे में? भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बारे में और सिद्धांत के बारे में। चलिए, आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे संस्कृति का निर्माण किस प्रकार से होता है, और संस्कृति में जो परिवर्तन आता है वो उसका जो सिद्धांत है उसे लेकर के पढ़ेंगे। आपको कोई इंक्वायरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप पूछ सकते हैं, या फिर आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये 2 लेक्चर हो चुके हैं संस्कृति के, और इसके आगे हम फिर तीसरा लेक्चर आगे देखेंगे। तब तक आप अपनी मेंस और प्री दोनों की पढ़ाई करते रहें। टिल देन, ऑल द बेस्ट।